नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने कोशिका के कोशिकांग में लवक प्लास्टिड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है कोशिका के कोशिकांग में न्यूक्लियस या दोस्तों केंद्रक। केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहा जाता है और इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। और ये हमारा कोशिका का जो कोशिकांग है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कोशिका का सबसे प्रमुख कोशिकांग होता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा केंद्रक। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग केंद्रक की संरचना को देख लीजिए, क्योंकि इसी संरचना को जब आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आगे का वीडियो बहुत अच्छे से आएगा कि यहाँ पर इसमें कहाँ पर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पाई जाती है, कहाँ पर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पाई जाती है और कहाँ पर क्रोमैटिन डिफ्यूज या क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमैटिन डिफ्यूज या क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। और उसके बाद दोस्तों इन्हीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक झिल्ली भी कहा जाता है। तो हम लोग केंद्रक के बारे में जानकारी करेंगे और केंद्रक में उपस्थित सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। दोस्तों, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक को आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में देखा। दोस्तों, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में आर्किड केंद्रक को देखा और इसी केंद्रक को न्यूक्लियस नाम दिया। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक को देखा और इसे न्यूक्लियस नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसी न्यूक्लियस को क्रोमैटिन नाम दिया। फ्लेमिंग ने इसी न्यूक्लियस को क्रोमैटिन नाम दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है, कैरियोलॉजी। उसके बाद आगे देखते हैं केंद्रक की संरचना कैसी होती है। अभी आप लोगों ने देखी है कि केंद्रक की संरचना कैसी होती है। तो केंद्रक आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का एक विशेष भाग क्या दोस्तों? विशेष कोशिकांग होता है। विशेष कोशिकांग होता है ये कोशिका का। केंद्रक आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का एक विशेष कोशिकांग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। दोस्तों, एक ही केंद्रक होता है। केंद्रक आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि केंद्रक किस तरीके से केंद्रक की संरचना का निर्माण हुआ है और कैसे केंद्रक सुरक्षित रहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रक वनस्पतियों, प्राणियों और सुकेंद्रिक जीवों की अधिकांश कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा बंद एक कोशिकांग है। यह दोस्तों एक झिल्ली के द्वारा बंद होता है और यह झिल्ली जो है वो लिपिड की द्विपरत झिल्ली होती है। पूरा केंद्रक एक लिपिड की द्विपरत झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आप लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर पाई जाती है। तो केंद्रक के चारों तरफ की जो संरचना होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि केंद्रक के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाने वाला एक ढांचा होता है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाने वाला एक ढांचा होता है जो केंद्रक को आकार बनाए रखने के लिए यांत्रिक सहारा देता है। तो दोस्तों, केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाने वाला एक ढांचा होता है जो केंद्रक को आकार बनाए रखने के लिए यांत्रिक सहारा देता है। उसके बाद देखते हैं कि केंद्रक कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, केंद्रक जो है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है और इसके 4 भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका सबसे पहला भाग होता है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों, जब हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानकारी की थी उसी समय हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म को भी पढ़ा था और साइटोप्लाज्म को भी पढ़ा था। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिलने से ही प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, उसको क्या कार्य होते हैं
और आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य के जीवन की भौतिक इकाई भी कहा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केंद्रक हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये क्रोमैटिन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रोमैटिन दोस्तों। उसके बाद केंद्रिका, न्यूक्लियस, अभी हम लोग इसके आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। तो इन 4 भागों से मिलकर केंद्रक का निर्माण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है कि जिस केंद्रक में ये चारों भाग कौन कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रिका और क्रोमैटिन, ये 4 चीज़ें दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, उसके बाद क्रोमैटिन और एक क्या था दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस दोस्तों। तो केंद्रिका, सबसे पहले केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, तीसरा क्रोमैटिन और चौथा हमारा है केंद्रक कला, जिसमें ये 4 भाग पाए जाएंगे। जिस केंद्रक में ये 4 भाग पाए जाएंगे उसे वास्तविक केंद्रक कहा जाता है। बहुत ध्यान से ये वर्ड पढ़ लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, कि वास्तविक केंद्रक जिसमें ये 4 भाग पाए जाएंगे उसमें वास्तविक केंद्रक होता है, या उसे वास्तविक केंद्रक कहते हैं। उसके बाद केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और कौन कौन सी होती हैं? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों जब हम लोगों ने ये प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था उस टाइम हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का डिफरेंस पढ़ा हुआ था। लेकिन आज हम जब केंद्रक पढ़ रहे हैं तो केंद्रक से रिलेटेड जो भी इसमें डिफरेंस होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे ज़रूर। तो सबसे पहला ये है कि दोस्तों कोशिका का सबसे प्रमुख कोशिकांग केंद्रक है। अभी हमने आपको बताया कि कोशिका का सबसे प्रमुख कोशिकांग केंद्रक है, और यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। कोशिका में प्रबंधक के समान कार्य करता है। अभी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, किसमें केंद्रक कैसा पाया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक आप समझते हैं कि जिसमें चारों चीज़ें ये पाई जाती हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, ये चारों चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं उसे वास्तविक केंद्रक कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक का मतलब इसमें ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि केंद्रक होता है, अल्प विकसित होता है। केंद्रक में ये सभी चारों चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए केंद्रक अल्प विकसित प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं और हमारा डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसमें डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दोस्तों ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अगर और ये हमारे केंद्रक से रिलेटेड इसमें डिफरेंस थे। अगर और डिफरेंस की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि केंद्रक से ही हमारा रिलेटेड है गुणसूत्र, यानी दोस्तों क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम केंद्रक से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। और इसके बाद हम लोग सेल डिवीजन या डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणसूत्र की संरचना को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से बनते हैं अभी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये जो यहाँ पर पदार्थ होता है ये मैट्रिक्स, ये क्रोमोनिमाटा, ये क्रोमोमियर, ये है पेलिकल, ये पेलिकल है,
और उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग करना है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चीज़ जो है सेंट्रोमियर, ये जो चीज़ है वो सेंट्रोमियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रोमो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में किया। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने वाल्डेयर वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में किया। उसके बाद क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने की। ये इंपॉर्टेंट है कि खोज किसने की है और ना सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था क्रोमोसोम? वाल्डेयर ने। और दोस्तों क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र। अभी आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि क्रोमोसोम को मतलब गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, और ये क्रोमोसोम शब्द सबसे पहले वाल्डेयर ने दिया था और क्रोमोसोम की खोज ई स्ट्रासबर्गर ने की थी 1875 में। उसके बाद देखते हैं कि केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ। आपने जब अभी हमने केंद्रक की संरचना दिखाई थी तो आपने देखा होगा कि केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा पदार्थ से जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिलेट करते हुए हमने आपको बताया है। आपके लिए ये नोट्स तैयार किया है, तो वीडियो को अंत तक और बहुत ध्यान से देखना। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों बहुत ध्यान से कि केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। अभी क्रोमैटिन क्या होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो और ये क्रोमैटिन या प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। ये जो क्रोमैटिन होता है ये प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है दोस्तों तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं आपने देखा होगा जब हमने आपको इसका फिगर दिखाया था केंद्रक का, तब इसमें इस टाइप से छोटे छोटे इस टाइप से बहुत सी संरचनाएं थीं। और जब कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं और इन्हीं धागों को गुणसूत्र कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रोमैटिन और गुणसूत्र कैसे, क्रोमैटिन से गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है। बहुत अच्छे से यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्रोमैटिन जो होते हैं वो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं और यह प्रोटीन एवं डीएनए का बने होते हैं क्रोमैटिन जो होते हैं। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं और इन्हीं धागों को गुणसूत्र कहते हैं, इन्हीं धागों को क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद प्रत्येक जाति के जीवधारी में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र संख्या निश्चित होती है। दोस्तों किसी भी जाति में गुणसूत्रों की अगर संख्या की बात की जाए तो निश्चित ही होती है। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो मानव में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सभी मानवों में ऐसा ही होता है लगभग। और बंदर जो है तो उसमें बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सभी बंदरों में पाए जाएंगे। तो ऐसा होता है कि एक जो भी जाति होती है उसमें निश्चित होता है कि इस जाति के जीवधारियों में इतने गुणसूत्र पाए जाएंगे और इस जाति के जीवधारियों में इतने गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो प्रत्येक जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोगों को हमने अभी गुणसूत्र की संरचना दिखाई थी, उसमें सबसे ऊपर का भाग जो था ऐसे, और जो ऐसे ऐसे तरल पदार्थ भरा हुआ था वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो यही मैट्रिक्स कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा मैट्रिक्स क्या कहलाता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्रोमैटिन, उसके बाद गुणसूत्र और उसके बाद मैट्रिक्स, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। उसके बाद मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा तो इस टाइप से ये संरचना चलती है गुणसूत्र की, ऐसे ऐसे। तो मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें
क्रोमोनिमाटा कहा जाता है। तो दोस्तों क्रोमोनिमाटा किसे कहा जाता है? मैट्रिक्स में जो पाए जाते हैं। और आप लोगों को जो हमने ये फिगर दिखाया था, जो ये संरचना गुणसूत्र की दिखाई थी, उसमें आप लोगों को क्रोमोनिमाटा भी हमने बताया था कि ये क्रोमोनिमाटा है। तो क्रोमोनिमाटा जो है वो मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं, उसे ही क्रोमोनिमाटा कहते हैं। और प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। अर्ध गुणसूत्र मतलब दोस्तों क्रोमैटिड। क्रोमैटिड हमने बताया था कि क्रोमैटिड फाइबर जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। जब हमने केंद्र की संरचना दिखाई थी तब हमने आपको बताया था कि ये क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो प्रत्येक क्रोमोनिमाटा जो है दोस्तों, क्रोमोनिमाटा है वो एक अर्ध गुणसूत्र, और अर्ध गुणसूत्र को ही क्रोमैटिड कहा जाता है। जो अर्ध गुणसूत्र है उसे ही क्रोमैटिड कहा जाता है। और प्रत्येक क्रोमोनिमाटा से एक अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब दोस्तों एक अर्ध गुणसूत्र का निर्माण क्रोमोनिमाटा से होता है, और इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड को आप समझ रहे हैं, ये क्रोमैटिड का हिंदी होता है अर्ध गुणसूत्र। ये इसलिए हमने नीचे लिख दिया है कि अर्ध गुणसूत्र को क्रोमैटिड कहते हैं। तो एक अर्ध गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? क्रोमोनिमाटा से। एक क्रोमोनिमाटा से आधे गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों पूरे गुणसूत्र का निर्माण कैसे होगा? दो अर्ध गुणसूत्रों के मिलने से एक गुणसूत्र का निर्माण हो जाएगा। दो क्रोमैटिड के मिलने से एक गुणसूत्र का निर्माण होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी हमने कहा था आपको कि सेंट्रोमियर कहाँ पे जुड़ा होता है, बहुत ध्यान से देखना। तो दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। आपने जब अभी गुणसूत्र की संरचना को देखा तो आपने देखा होगा कि इस टाइप से और उसके बाद इस टाइप से। अब इसके बीच का ये जो हिस्सा है और ये इससे जुड़े हैं, तो दोस्तों इसी स्थान को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, ये जो स्थान है सेंट्रोमियर। और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही चीज़ पूछी जाती है कि गुणसूत्र किससे जुड़े हुए होते हैं। क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये दोस्तों ये सेंट्रोमियर यही है, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, जिससे जुड़े होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं उन पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, और यही गुणसूत्र पर जो जीन स्थित होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो भी लक्षण होते हैं माता या पिता में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण हस्तांतरित होते रहते हैं। दोस्तों गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन स्थित होते हैं। जो जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी कर ली है। और कल का हमारा चैप्टर होगा डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल और सेल डिवीजन। तो दोस्तों उसके बाद इसीलिए गुणसूत्रों को वंशानुगति का वाहक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुणसूत्र को किस लिए वंशानुगति का वाहक कहा जाता है, क्योंकि गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं, और इसीलिए गुणसूत्र को वंशानुगति का वाहक कहा जाता है। और क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में सघन दोस्तों क्रोमैटिन केंद्रक में जो पाया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। आप जब क्लास के ऊपर एक फिगर लगा हुआ है उसमें आप देखना कि न्यूक्लियोलस जो है यानी केंद्रिका जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप पहले एक साइड में अपना ये चित्र बना लेना और उसके बाद में इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से चीज़ समझ आएंगी और सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं और इसे ही न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका कहते हैं। जो सघन गोल संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं उसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। अब केंद्रिका का क्या कार्य होता है? केंद्रिका, इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो केंद्रिका में ही आरएनए के लिए राइबोसोम का संश्लेषण होता है। अब कल हम डीएनए के बारे में समझ चुके हैं आज, और आरएनए के बारे में समझ चुके हैं। तो कल का हमारा टॉपिक होगा कि डीएनए एवं आरएनए की संरचना, डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल किसने दिया, कैसे दिया गया, और उसके बाद सेल डिवीजन, अगर टाइम होगा तो सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।